Assalamu alaikum, this is Shahrukh and you are watching Learn Code with Shahrukh. In this video we will gonna talk about how to become a web developer in 2024 or what is the roadmap to become a web developer in 2024. So let's go. सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप वेब डेवलपमेंट को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तब भी ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि वेबसाइट्स किस तरह इंडस्ट्री में डेवलप हो रही होती हैं, उनकी टर्म्स क्या होती हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, बिगिनर हैं, वेब डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन दिस वीडियो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर यू। चलिए अब चलते हैं रोड मैप टू बिकम अ वेब डेवलपर। तो डिस्कस करने से पहले हमें 3 मेजर टर्म्स ऑफ वेब डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इनमें सबसे पहली है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड किसी भी वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जिसके साथ हम एज अ यूजर इंटरेक्ट करते हैं। हमें किसी भी वेबसाइट में जो कुछ नजर आता है स्क्रीन पर, जैसे कि अभी आप यूट्यूब पर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस पर फीडबैक भी दे सकते हैं, तो ये सब इंटरेक्शन जो आप किसी भी वेबसाइट के साथ करते हैं इसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। इसी तरह आप डेली लाइफ में व्हाट्सएप को यूज करते हैं, फेसबुक को यूज करते हैं, उसमें जो भी आपको स्क्रीन पर नजर आता है वो सब किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड का पार्ट होता है और उसे हम क्लाइंट साइड भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर जो टर्म है वो है बैक एंड। बैक एंड का काम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट को लेके डेटाबेस तक पहुंचाना और डेटाबेस से मिलने वाले रिकॉर्ड को वापस फ्रंट एंड तक पहुंचाना होता है। मींस कि अगर आप मार्केट से कोई चीज परचेज करते हैं और उसके लिए कार्ड से पेमेंट करते हैं और आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड करके बैक एंड डेटाबेस में रिक्वेस्ट भेजता है और आपकी इंफॉर्मेशन को फाइंड करता है, और अगर इंफॉर्मेशन सही हो तो आपके बैंक से पेमेंट डिडक्ट होती है और प्रोवाइडेड अकाउंट पर ट्रांसफर कर दी जाती है। इसे हम बैक एंड कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल लेंगे, जैसा कि आप दराज या अमेज़न से वाटर बॉटल ऑर्डर करना चाहते हैं और वहां जाकर वाटर बॉटल के लिए सर्च करते हैं तो वाटर बॉटल की क्यूरी को बैक एंड फ्रंट एंड से लेके डेटाबेस में भेजता है और वहां से आने वाले रिजल्ट्स को फ्रंट एंड को देता है जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं। इन दिस वे बैक एंड ऑफ अ वेबसाइट वर्क्स। इसके अलावा एक और टर्म भी होती है जिसे हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस किसी भी वेबसाइट का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। ये वो जगह होती है जहां सारे यूजर्स की या जो कुछ भी डायनेमिक कंटेंट एक वेबसाइट पर पब्लिश्ड है उस सब का डाटा को स्टोर किया जाता है। इसकी सबसे इजी एग्जांपल हम डेली लाइफ में व्हाट्सएप को यूज करते हैं। अब व्हाट्सएप में हमारी सारी की सारी चैट व्हाट्सएप के डाटाबेस में स्टोर हुई हुई है। जो भी मैसेज हम सेंड या रिसीव करते हैं वो डाटाबेस में से होके आता है और इस तरह सारी इंफॉर्मेशन एक वेबसाइट के या एक सिस्टम के डेटाबेस में स्टोर होती है। तो ये 3 मेन टर्म्स होती हैं वेब डेवलपमेंट की, और किसी भी फंक्शनल वेबसाइट को बनाने के लिए इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी तो हमने पढ़ लिया कि वेब डेवलपमेंट की टर्म्स क्या हैं, तो अभी हम रोड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे कि 2024 में आप किस तरह से वेब डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड 3 लैंग्वेजेस से मिलकर बनता है, जिसमें पहले नंबर पे HTML, दूसरे पे CSS और तीसरे पे जावास्क्रिप्ट होती है। अभी एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर जब हम ये नाम सुनेंगे तो हमें सुनने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन अभी आपने परेशान नहीं होना। इन सारे टॉपिक्स को हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे HTML के बारे में। HTML किसी भी वेबसाइट का स्केलेटन होता है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम घर बना रहे हैं तो घर को बनाने के लिए पहले हम उसमें ईंटें लगाएंगे और ईंटों से उसका एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। ऐसे ही वेबसाइट बनाने के लिए हमें HTML का इस्तेमाल करना पड़ता है और HTML से हम उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन बनाते हैं। HTML एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है और इसको सीखने में हमें 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी CSS की। CSS इज कॉल्ड कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS हमारी वेबसाइट की स्टाइलिंग का काम आता है। दोबारा अपनी एग्जांपल पे चलते हैं जो हमने HTML में ली थी। जैसा कि HTML की मदद से हमने वेबसाइट का एक स्केलेटन बनाया, यानी कि जैसे हम अपने घर के लिए एक ढांचा बनाते हैं ईंटों का, फिर हमने उस पर कोई पेंट करना है, हमने कोई बटन कहाँ पे लगाने हैं, कोई स्विच बोर्ड कहाँ पे होंगे, ये सब कुछ एक वेबसाइट में कि उसका बटन कौन सा होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी किसी सेक्शन की, कोई इमेज अगर उसमें शो हो रही है तो उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, किसी टेक्स्ट को कहाँ से कितना बोल्ड करना है, ये सब कुछ हम CSS से कर रहे होंगे। एज अ बिगिनर CSS के हमने सिर्फ बेसिक्स सीखने होते हैं
कि किसी सेक्शन की विड्थ और हाइट क्या होगी, किसी टेक्स्ट का कलर क्या होगा, किसी बटन को डिज़ाइन करना है तो वो किस तरह किया जाएगा, पिक्सल्स वगैरह के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। इसमें आईडी और क्लासेस को यूज़ करके किस तरह से हम अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन आपको 2 हफ्ते तक CSS पर काम करना चाहिए, उसके बेसिक्स को सीखना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं आती और ना ही मुझे ज़रूरत है उन्हें याद करने की, क्योंकि मैं इजीली जब भी मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होगी मैं जाके इंटरनेट से सर्च कर लूँगा और बड़े आराम से उसको अपने कोड में यूज़ कर लूँगा। इसी तरह आपने बिल्कुल भी इसको मास्टर करने की कोशिश नहीं करनी, कोड को याद बिल्कुल भी नहीं करना। कोडिंग को कभी भी याद नहीं किया जाता, इसको सिर्फ समझा जाता है। और जब एक दफ़ा आपको समझ आ जाती है, आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, उसे 1-2 दफ़ा करते हैं, तो फिर वो आपको पता होता है, आपके दिमाग में ये चीज़ होती है कि ये चीज़ भी पॉसिबल है, लेकिन आपको तरीका याद नहीं होता कि ये चीज़ किस तरह पॉसिबल है। तो उसको फिर आप जाकर इंटरनेट पे इजीली सर्च कर सकते हैं। और कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जैसा कि W3 स्कूल, स्टैक ओवरफ्लो वगैरह, वहाँ से आप इजीली सर्च कर सकते हैं और CSS की कोई भी प्रॉपर्टी को फाइंड करके जो आपको चाहिए अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क भी होता है, बूटस्ट्रैप। मैं आपको रिकमेंड करूँगा HTML और CSS को सीखने के बाद आप बूटस्ट्रैप को सीखें। बूटस्ट्रैप में आपको रेडीमेड कंपोनेंट्स मिलते हैं जिनको आप सिर्फ कॉपी और पेस्ट करके अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट में एक नेव बार बनाना है तो फिर आप सिंपली बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर जाके नेव बार कोड कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट करेंगे और आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत सारी एफ़र्ट भी बचा रहा होगा जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज़ कर रहे होंगे। इसके अलावा एज अ फ्रेशर ये आपकी मोटिवेशन को काफ़ी हाई करेगा जब आप 2 से 3 हफ्तों में ही वेबसाइट्स बनाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है। रिस्पॉन्सिवनेस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो अ वेबसाइट विच इज़ कंपैटिबल फॉर ऑल डिवाइसेस, यानी कि एक वेबसाइट जो कि आप लैपटॉप पर भी देखें तो वो आपको बिल्कुल परफेक्ट नज़र आए और अगर आप उसको मोबाइल पर भी ओपन करें तो वो बिल्कुल आपको परफेक्ट नज़र आए, उसका कोई भी इमेज वगैरह स्क्रीन से बाहर ना जा रही हो। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट मोबाइल स्क्रीन में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती हैं, वो इस तरह कि उनके कुछ विजेट्स, कुछ इमेजेस वगैरह स्क्रीन से बाहर जा रही होती हैं जिसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल हो रही होती हैं, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए बूटस्ट्रैप में रिस्पॉन्सिवनेस का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसको यूज़ करके हम वेबसाइट्स को फुली रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, जो कि कोड को काफ़ी आसान बनाता है। इसके बाद हमारे पास है जावास्क्रिप्ट। अब इसके एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर हमने वेबसाइट में कोई फॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि जब यूज़र्स अपना नेम और अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह बायो फिल करके सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो उसकी सारी डिटेल्स वेबसाइट के ऊपर एक पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्प्ले हो जाए। इस सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है। इसको आप एज अ माइंड भी समझ सकते हैं एक वेबसाइट का। ये एक वेबसाइट के दिमाग के तौर पे काम करती है और ये एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि एक वेबसाइट को फंक्शनल बनाती है। जावास्क्रिप्ट में भी हम कुछ बेसिक्स पढ़ रहे होंगे जैसा कि एरेज, लूप्स, फंक्शंस, डाटा टाइप्स वगैरह, जो कि आप इजीली 1.5 से 2 मंथ्स में सीख सकते हैं अगर आप डेली कोड करें। जावास्क्रिप्ट के साथ एक और नाम आता है jQuery। jQuery की अगर मैं डेफिनेशन करूं तो अ लाइट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। इससे हम जावास्क्रिप्ट को विद लेस कोड लिख सकते हैं जो कि हमारे कोडिंग के प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बनाता है और टाइम भी बचाता है। यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कुछ फ्रेमवर्क्स भी होते हैं लाइक रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, लेकिन उनकी तरफ हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें हम बाद में कवर करेंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कुछ क्लोन प्रोजेक्ट्स बनाएं, यानी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह को आप इनके क्लोन बनाकर अपनी स्किल्स को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लोन वेबसाइट्स को बनाना जरूरी क्यों है? क्लोन बनाने का मतलब कि आप उस
वेबसाइट्स को कॉपी करें, यानी कि वहां से देखें और अब उसको अपनी वेबसाइट में खुद से बनाने की कोशिश करें। कोई मसला नहीं अगर आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पूरी 100% नहीं बनती, डेफिनेटली वो नहीं बनेगी, लेकिन 50% 60% जितनी भी बनती है एटलीस्ट आपको एफर्ट करनी है। और जब आप कुछ बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आप कोई और वेबसाइट को क्लोन करने की ट्राई करें। तो इस तरह 4 से 5 वेबसाइट्स को जब आप क्लोन कर लेंगे तो आपको फ्रंट एंड में एक अच्छी ग्रिप हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है बैक एंड। बैक एंड में हमारे पास बहुत सी लैंग्वेजेस हैं लाइक PHP, Node.js एंड Python वगैरह। इन सब को नहीं सीखना, आपने सिर्फ एक ही लैंग्वेज को सीखना है। सबसे पहले बात करेंगे Node.js के बारे में। Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine। ये आपको JavaScript कोड को सर्वर साइड पर लिखना अलाउ करता है, जिससे आपके लिए Node.js को सीखना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें JavaScript का ही सिंटैक्स यूज हो रहा होता है। Another feature is it's a non-blocking asynchronous programming language, which means के कोड में बग्स होने के बावजूद भी पूरा कोड वर्क करता है, क्योंकि JavaScript ऑपरेशंस को ब्लॉक नहीं करता। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर कोई कुरियर कंपनी है और उस कंपनी ने अपने लेट्स सपोज 5 पैकेज डिलीवर करने हैं, तो वो एक ही वक्त में 5 एम्प्लॉइज को पैकेज डिलीवर करने भेज सकते हैं। और अगर कोई पैकेज डिलीवर होने में कोई इशू होता है तो वो बाकी पैकेजेस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी डिलीवर हो जाएंगे। ऐसे ही Node.js के कोड में अगर कोई बग होता है या कोड फिर भी कंप्लीटली वर्क करता है और रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है एक्सेप्ट उस बग वाले पार्ट के, अनलेस के कोई मेजर एरर ना हो। Node.js के कुछ बेसिक्स सीखने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीधा Express.js पे मूव कर जाएं। Express.js Node.js का ही फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क की एग्जांपल कुछ इस तरह है कि हम जैसा कि अपने घर की दीवारें बनाने के बाद उसकी रूफ को कंक्रीट से बनाते हैं, लेकिन हमें फैक्ट्री से कुछ प्रीसेट रूफ भी मिल जाते हैं जो कि हमारे काम को ईजी कर देते हैं और जिससे हमारा बहुत सारा टाइम भी बचता है। ऐसे ही फ्रेमवर्क्स किसी भी लैंग्वेज के लिए बनाया गया एक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ चीजों को बिल्ट इन डिजाइन किया गया है, जैसा कि डेटाबेस कनेक्शन और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज वगैरह, जिससे हमारा टाइम बहुत सारा बचता है और हमें हर प्रोजेक्ट में उसे दोबारा से डिजाइन नहीं करना पड़ता। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में फ्रेमवर्क को यूज करके वेबसाइट को बनाना एक बहुत ही अच्छी अप्रोच समझा जाता है। अब हम बात करेंगे डेटाबेस के बारे में। Node.js के लिए रिकमेंडेड डेटाबेस है MongoDB, जो कि JavaScript सिंटैक्स बेस्ड है। MongoDB is a document based NoSQL database that stores data in JSON format। इस तरह आपको बहुत इजी हो जाता है जब आप फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस में JavaScript सिंटैक्स में काम कर रहे होते हैं। इसके बाद आप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स लाइक React.js और Next.js वगैरह को भी सीख सकते हैं, जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा जब आप MongoDB को Express.js के साथ यूज करते हैं तो उसके लिए आपके पास 2 लाइब्रेरीज होती हैं, Mongoose और Prisma। ये लाइब्रेरीज एज अ लेयर काम करती हैं। जब आप सिंटैक्स को लिखते हैं तो Express.js में डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए एज अ लेयर ये आपके सिंटैक्स को इंस्पेक्ट करती हैं और अगर उनमें कोई बग हो तो आपको उसी वक्त डिस्प्ले कर देती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो लैंग्वेज है वो है PHP। PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्ट language designed for web development. PHP scripts are executed on the server completely before sending data to the client side. It means कि जब भी client side से server side की तरफ कोई request की जाती है तो किसी function को call किया जाता है। अब उस function में जितना भी कोड लिखा हुआ है, PHP का environment उस सारे कोड को execute करता है। अगर उस कोड में कहीं भी कोई भी बग है तो वो error throw करता है, जो कि एज अ फ्रेशर जब आप PHP को सीख रहे होंगे तो आपके लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग मूवमेंट हो सकती है। डेटाबेस की अगर बात करें तो PHP के साथ MySQL डेटाबेस यूज होती है। PHP MyAdmin एडमिनिस्ट्रेशन टूल है MySQL डेटाबेस को यूज करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे Python के बारे में। Python is a widely used due to its fast processing in web development। अगर आपने पहले C या Java जैसी लैंग्वेजेस पर कभी काम किया है तो आप Python के फ्रेमवर्क को एज अ बैकएंड यूज कर सकते हैं, जिसमें 2 पॉपुलर नाम Django और Flask है। इसके अलावा अगर आपको गेम डेवलपमेंट,
वेब स्क्रैपिंग या इवन के AI जैसी टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट है तो भी आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। डेटाबेस की अगर हम बात करें तो जेंगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क्स के लिए MySQL इज अ बेस्ट ऑप्शन, आप उसी को सीख सकते हैं। इन माय पर्सनल ओपिनियन बैकएंड में अगर आपको सबसे इजी स्टेप लेना है तो आप फ्रंट एंड को सीखने के बाद Node.js को सीखें, क्योंकि Node.js में जावास्क्रिप्ट का ही सिंटैक्स यूज हो रहा होता है और उसके बाद डेटाबेस में भी आप MongoDB जो कि जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स बेस्ड होती है JSON फॉर्मेट में वो करते हैं, तो जो कि आपके लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि इसमें आपको एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो एज अ फ्रेशर आपकी काफी अच्छी ग्रिप हो जाती है बैक एंड में। इसके अलावा अगर आपने कभी कॉलेज में C++ या जावा जैसी लैंग्वेज को पढ़ा है तो आप पाइथन की तरफ जा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने अपनी पहली बैकएंड लैंग्वेज सीखी थी तो मैंने PHP से स्टार्ट लिया था, क्योंकि तब मार्केट में PHP का बहुत बूम था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ Node.js की डिमांड काफी बढ़ गई है, क्योंकि Node.js कैन एग्जीक्यूट फास्टर, जिसके एग्जांपल मैंने आपको कोरियर वाली कंपनी की तरह दी है। जैसा कि एक कोरियर कंपनी ने अगर 5 पैकेज डिलीवर करने हैं तो वो एट अ टाइम 5 पैकेज डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम PHP की बात करें तो वो इस तरह है कि वो पहले अगर उसने 5 पैकेज डिलीवर करने हैं तो वो पहले एक पैकेज को डिलीवर करेंगे और उसके वापस आने के बाद चेक करेंगे कि वो पैकेज सही से डिलीवर हुआ है कि ये नहीं, फिर उसके बाद दूसरे पैकेज को डिलीवर किया जाएगा और इस तरह 1 बाय 1 सारे पैकेजेस को डिलीवर किया जाएगा, जो कि PHP को स्लो बनाता है, जिसकी वजह से आज मॉडर्न वर्ल्ड में Node.js की काफी डिमांड है। बैकएंड लैंग्वेज और डेटाबेस को भी सीखने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाएं जिनमें आप CRUD ऑपरेशन जैसी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। CRUD इज बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, एंड दीज आर द 4 बेसिक ऑपरेशंस व्हिच यू कैन परफॉर्म इन योर डेटाबेस यूजिंग बैकएंड लैंग्वेज। ये तो हो गया रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट इन 2024। अब बात करेंगे इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स या फ्रीलांसिंग में एंट्री के लिए आपको कितने एक्सपीरियंस की जरूरत है। इन माय ओपिनियन बैकएंड को सीखने के बाद आप किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप या प्लेसमेंट्स की तैयारी कर सकते हैं, जहां फील्ड में आपकी ग्रोथ होगी। कंपनीज में बहुत से रोल्स होते हैं लाइक सीनियर डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, HR, मार्केटिंग टीम। तो वहां आपको सीखने को मिलेगा कि एक कंपनी वर्क कैसे करती है, उसके साथ साथ आपकी स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगी, जिसके बाद आप डेफिनेटली फ्रीलांसिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो कि आप प्रोजेक्ट्स बना कर करेंगे। डेफिनेटली जब आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हो सकता है आपको समझ ही ना आए कि स्टार्ट कहां से करना है और आप ये सोचकर डीमोटिवेट हो जाएं कि अभी तो 3 से 4 और लैंग्वेजेस पर काम करना है और मुझे HTML की ही समझ नहीं आ रही। तो आपने वहां पे बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। आपने किसी ट्यूटोरियल को वॉच कर लेना है या फिर अपने पहले के किए हुए कोड को निकाल के देख लेना है, जो कि बिल्कुल कॉमन है। आपके साथ ऐसा 1 से 2 दफा हो सकता है, लेकिन बिलीव मी, अगर आप फुल स्टैक के 5 से 7 प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं तो यू विल बी अ वेरी गुड फुल स्टैक वेब डेवलपर। बेशक अभी आप बिगिनर हैं या स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, याद रखिए बिकमिंग अ वेब डेवलपर इज एन अचीवेबल गोल विद प्रॉपर डेडिकेशन। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड बाय आवर लेटेस्ट कंटेंट। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग अमेजिंग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।